नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड आने के लिए श्रद्धालुओं पर कोई रोक टोक नहीं। सीएम तीरथ सिंह रावत बोले, संक्रमित राज्यों के शहरों से आने वाले लोग 72 घंटे पूर्व की कोरोना रिपोर्ट होगी अनिवार्य। सल्ट उपचुनाव में सीटों के लिए हुए 3 नामांकन। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों पर मंथन। एक निर्दलीय समेत 3 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। उत्तराखंड में फिर पैर पसार रहा कोरोना। 186 नए मामले आए सामने। एक की मौत। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 1162। उत्तराखंड में नए शैक्षिक सत्र में मिली मंजूरी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में इस साल शैक्षिक सत्र 15 अप्रैल से होगा शुरू। किसान महापंचायत में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राकेश टिकैत। कहा, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून को बनाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सख्त होंगे कोविड-19 के नियम। चालान और एफआईआर की कार्रवाई भी लाई जाएगी अमल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बाजपुर से है, जहां सैकड़ों वर्षों से स्थापित विशालकाय वृक्ष 3 माह की मेहनत के बाद केलाखेड़ा के इंटर कॉलेज में रीप्लांट कर दिया गया। वृक्ष को हटाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़ी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बाजपुर के दरोहा चौराहे पर चौड़ीकरण के कार्य स्थानीय प्रशासन ने शुरू कर दिया था, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाते हुए 2 धार्मिक स्थलों को दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया था, जिसके बाद चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके चलते मुख्य चौराहे पर सैकड़ों वर्षों से स्थापित विशालकाय पीपल व खजूर के वृक्ष को काटने का निर्णय लिया गया था। मेरे लिए और क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही हर्ष का अवसर है। 7 महीने पूर्व मैंने इसकी मुहिम की शुरुआत की थी, जब इस पेड़ को काटा जा रहा था, लेकिन मैंने प्रयास किया कि ये ना काटा जाए और मेरी वो मुहिम आज सफल हुई और आज इस पेड़ को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह रीप्लांट कर दिया गया है। ये पूरे जगत के लिए एक ऐसा संदेश है कि हर पेड़ को काटा नहीं जा सकता, उसको दूसरी जगह लगाया जाए तो इन पेड़ों को बचाया जा सकता है। संदेश है कि हमें पर्यावरण के लिए आज कल परसों का नहीं, तरसों का सोचना है। हमें अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए इन वृक्षों को और इस संपदा को संजो करके रखना पड़ेगा। यदि नहीं रखेंगे तो ऐसी भीषण त्रासदियाँ आएंगी। ये हमने जनवरी में शुरू किया था और इसको करीब 3रा महीना चल रहा है। आज इसमें नई जड़ें, पुरानी जड़ें काट के, नई जड़ें निकाल के और नए पत्ते निकाल के, सर्दियों में इसके पत्ते पूरे झड़ चुके थे, अब आप देखेंगे पेड़ जो है पूरे नए पत्तों से खिला हुआ है। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद पुलिस ने बोरवेल से लापता युवक सोनू का शव बाहर निकाल लिया है। बता दें कि बेलड़ा निवासी युवक सोनू पिछले 3 दिन से लापता था, जहां रहमतपुर ट्यूबवेल के पास लापता युवक की मोटरसाइकिल मिली थी। वहीं ट्यूबवेल के बोरवेल के पाइप सोनू के बोरवेल में गिरने की आशंका भी जताई जा रही थी। पिछले 24 घंटे से पुलिस सोनू के शव को तलाश रही थी। 15 घंटे से रेस्क्यू जारी था। एसएसपी हरिद्वार भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। इस मार्च को एक मिसिंग हुई थी, कोतवाली सिविल लाइन में दर्ज है। सोनू सन ऑफ रामपाल बिल्ला का निवासी है। उसकी तलाश चल रही थी इस दौरान में, और कल उसकी एक मोटरसाइकिल नलकूप के पास मिली है और पता चला कि नलकूप में करीब 70-80 फीट नीचे एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी। तो रात भर की मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से तो नलकूप को पूरा उखाड़ा गया और करीब 80-90 फीट की हाइट गहराई पर जाकर के एक शव निकला हुआ है, जिसकी शिनाख्त इनके परिजनों द्वारा सोनू के रूप में की गई है। अभी पुलिस द्वारा चूंकि इसमें मामला ऑलरेडी दर्ज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में जो भी तथ्य प्रकाश में आते उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर में आईजी अजय रौतेला, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के थाना दिनेशपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम आईजी कुमाऊं का सलामी गारद द्वारा सलामी दी गई। इस दौरान जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी मौजूद रहे। आईजी ने मालखाना, हवालात, बैरक, आवासीय परिसर, भोजनालय समेत पवित्रालयों की बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के शस्त्र को भी प्रशिक्षण करवाया। निरीक्षण के दौरान तमाम खामियां मिलने से दिनेशपुर पुलिस को लताड़ भी लगाई। इस दौरान दिनेशपुर पुलिस के पसीने छूटते हुए नजर आए। निरीक्षण के दौरान थाने में लंबित
पड़ी विवेचनाओं को जल्द कार्रवाई करते हुए विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिए गए। जो इन्फॉर्मेशन करा था, मैंने यहाँ का रिकॉर्ड्स देखे, आपके भ्रमण करा, यहाँ पे अपना असला वगैरह देखा, कुछ काफ़ी कमियां पाई गई। उस संबंध में इनको निर्देशित किया गया कि इसको ठीक कर लें। कुछ लोगों को असला के बारे में जानकारी नहीं थी, क्या असला है हमारे पास इसके बारे में इनको कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। रंगों का पर्व होली त्योहारों की धूम नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में धूम मचाए हुए। गाँव में खड़ी होली और बैठकी होली से रंगा हुआ है, वहीं महिलाओं की होली भी ग्रामीण क्षेत्रों में धूम मचाई हुई है। गगोली घाट और बेरीनाग के नगर में लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होली की धूम देखने को मिल रही है। चौकड़ी में हिमालय नारी संस्थान के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। थोड़ा की जो संयुक्त होली है, मैं 70 साल का हो गया हूँ, तो मुझे भी करीबन 60 साल की याद है। 60 साल से ये होली हमारे गाँव में दिन भर घूमती हैं और रात को हमारे यहाँ बैठकी होलियाँ होती हैं। जिस गांव में पुरुषों की होली होती है, उस गांव को दूसरे वाले गांव में महिलाओं की होली होती है। तो ये होली जो है तब से चली आ रही है। गीत संगीत बंजारे खड़ी होली के और अवधि के और ब्रज के सब यहाँ हमारे यहाँ चलते हैं। उत्तरकाशी के बटकोट राजगढ़ी में गंगा टाड़ी मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस के दोनों टायर रोड से बाहर निकल गए और ड्राइवर की सूझबूझ से 80 से अधिक यात्रियों की जान बच गई। बताते चले कि देहरादून से गंग टाड़ी बस सेवा जैसे ही यमुना ब्रिज पार करके डिग्री कॉलेज के नीचे पहुंची, वैसे ही दोनों वाहन दूसरी तरफ से जो वाहन आ रहा था वह सड़क पर पड़े भारी गड्ढे से बचने के लिए 2 चक्कर बस के टायर बाहर निकल गए, जिससे बस तिरछी हो गई और सभी यात्री जान बचाकर बस से बाहर निकले और फिर ड्राइवर ने यात्रियों की मदद से बस को रोड से निकाला और ग्रामीणों ने इसकी सूचना कई बार विभाग को दी। उसके बाद भी कार्यदायी संस्था बड़े हादसे का इंतजार करती रही। ये होली हमारे गाँव में दिन भर घूमती हैं और रात को हमारे यहाँ बैठकी होलियाँ होती हैं। जिस गांव में पुरुषों की होली होती है, उस गांव को दूसरे वाले गांव में महिलाओं की होली होती है। तो ये होली जो है तब से चली आ रही है। गीत संगीत बंजारे खड़ी होली के और अवधि के और ब्रज के सब यहाँ हमारे यहाँ चलते हैं। क्लासिकल होली चलती है। एक ज़माने में तो मुझे याद है कि उसमें सितार भी बजता था, तबला ढोलक भी होता था। मैं अपने सभी साथियों से कहता हूँ आजकल कि अगर अपने बचपन में लौटना है तो गाँव आओ, होली में शामिल हो। होली डीडीहाट नगर पालिका की अध्यक्ष कमला चुफाल ने होली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की है और कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। खबर रानीखेत से है, जहां होली त्योहारों के शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए रानीखेत कोतवाली में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों से होली त्योहारों को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोतवाल राजेश यादव ने कहा कि नशे में हुड़दंग कर अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। की मेहनत है बुजुर्ग लोगों की कि चल रहा है ये प्रोग्राम। विश्वास करता हूँ पब्लिक फ्रेंडली पर्सन है ये जनता। बाजपुर पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस युवकों के पास से हजारों रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दरोहा के समीप कुछ युवक नकली नोट के कारोबार कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर बाजपुर कोतवाली के एसएसआई जसविंदर सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर छापेमारी की, जहां पुलिस को इंतखाब अली और
आलमगीर एक कार में बैठे दिखाई दिए। पुलिस द्वारा युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास 41,200 रुपए की नकली करेंसी बरामद की गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित होने के कारण होम आइसोलेट हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विकास की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश में चौमुखी विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रभावी रणनीति के तहत कार्य कर रही है और मैं भी कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वर्चुअल कामकाज कर रहा हूं। साथ ही सीएम ने जनता से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि कुंभ में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इसके लिए प्रदेश के बॉर्डरों पर चेकिंग कराई जा रही है। माननीय श्री मदन कौशिक जी और उनके दाईं ओर हमारे पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में सादर। खबर विकासनगर से है, जहां किसान नेता के नाम से मशहूर और अपने बयानों को चलते चर्चाओं में रहने वाले राकेश टिकैत एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उनका एक बयान तिरंगे और ध्वज को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और मीडिया के कैमरे में कैद हुए, जिसमें उन्होंने सुना जा सकता है कि एक तरफ वो एमएसपी और किसान बिल को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी पर लाल किले पर हुए बवाल पर और खालसा पंथ और झंडे लगाए जाने के सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि किसी से फोन पर वार्ता चल रही थी। बता दें कि बात के दौरान मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट पर भगवा झंडा लगाए जाने पर सवाल किया और संसद भवन पर भी भगवा झंडा लगाए जाने की आशंका व्यक्त की। क्या दिक्कत है पार्लियामेंट में? वही भाव खुल जाएगा, क्या दिक्कत है पार्लियामेंट में? वही भाव तय होता है, वही बिक जाएगा। जो एमएसपी है, प्रधानमंत्री भी कह रहे कि एमएसपी है, थी रहेगी, तो वहाँ अंदर हाउस में लोग बैठे रहेंगे, बाहर एक काउंटर खुल जाएगा, जो कोई अनाज अपना लेकर जाएगा उसी रेट पर बिक जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? ये तो कहानी के पार्लियामेंट में नहीं बिक सकता। हाँ, मगर क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत है वहां पे बेचने में? भाई एक काउंटर ही तो खुलना है, अडानी का काउंटर खुल जाएगा एक वहां पे, और वहां पे जो भी लोग आएगा एक काउंटर लगा तो जितना भी आया उस रेट में बिक जाएगा। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर 60 विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अध्यक्षता में कल 60 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उपचुनाव समिति में कैलाश शर्मा, अजय भट्ट, धन सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुरेश भट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम चौकीदार को 2,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। 1200 से बढ़ाकर 2,000 रुपए मानदेय किया गया है। इससे अलग महिला मोर्चे के हमारे मध्य में हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी। और सीधे आपको ले चलते हैं बांग्लादेश, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बांग्लादेशेर समस्त सम्मानित बंधुरा नमस्कार। लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक खान जी, श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की कृपा से ओराकांदी ठाकुरबाड़ी की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। मैं श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी, श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज श्री श्री हरिचांद ठाकुरेर कृपाय आमार ओराकांदी ठाकुरबाड़ीर এই পুণ্য ভূমিকে প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজি, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরজির শ্রীচরণে মস্তক নত করে প্রণাম জানাই। अभी मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले महात्मा संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं,
आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। আমি আজ ঠিক তেমনটাই অনুভব করছি। ভারতে থাকা মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভাই বোনেরা ওরাকান্দি এসে যেমন অনুভব করেন, আমি আজ ঠিক তেমনটাই অনুভব করছি। আমি আজ এখানে এসেছি সে কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকেও এই পুণ্যভূমির চরণ স্পর্শ করেছি। इस दिन की, इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना আজ পুরি হুই হ্যাঁ। এই দিনের এই পবিত্র মুহূর্তের প্রতীক্ষা আমার বহু বছর ধরে ছিল। 2015 সালে যখন আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার বাংলাদেশে আসি, তখনই আমি এখানে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলাম। আমার সেই প্রত্যাশা, সেই কামনা আজ পূর্ণ হলো। मुझे लगातार श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के अनुयायियां, उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुर बाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। আমি নিয়মিতভাবে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামীদের থেকে ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছি, তার পরিবারের সদস্যদের ঘনিষ্ঠতা পেয়েছি। আমি আজ ঠাকুরবাড়ির এই দর্শন লাভের জন্য তাদের আশীর্বাদের প্রভাব রয়েছে বলেই মনে করি। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। আমার মনে আছে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগরে আমি যখন গিয়েছিলাম, সেখানে আমার মতুয়া ভাই বোনেরা আমাকে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মতো অনেক ভালোবেসেছেন। বিশেষ করে বড় মার স্নেহ, মায়ের মতো তার আশীর্বাদ, সেটি আমার জীবনের জন্য এক অমূল্য সময় ছিল। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां वो मतवा समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से। उत्तराखंड में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के देहांत के बाद खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी ने इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए समिति का गठन कर दिया गया है और जो इस पूरे चुनाव के कार्यक्रम को देखेगा। सल्ट विधानसभा उपचुनाव समिति में कैलाश शर्मा, अजय भट्ट, धन सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुरेश भट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश प्रभारी ने बताया है कि सल्ट विधानसभा में बीजेपी सरकार ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि सल्ट उपचुनाव में बीजेपी एक बार फिर से जीत हासिल करेगी। कल से हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और 3 राज्यों के आप प्रभारी हैं। इससे अलग महिला मोर्चे के देश भर का काम आप भी देखते हैं। कल हमारे मध्य में आए थे। कल हम लोगों ने सल्ट को लेकर एक बड़ी बैठक की है। परंतु मुझे बड़ी खुशी हुई है, रात को हमने जो बैठकें की हैं उस बैठकों में अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन कौशिक जी ने जो इस कार्यकाल के अंदर जो अभी शुरू हुआ है, बंशीधर भगत जी ने जितनी मेहनत की थी उसको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साहवर्धन किया है और उसके बाद आगामी योजनाएं ली जाएगी। जो एक दिन की चिंतन बैठक दी हुई है, आपको जानकारी भी है, वो हम जल्दी ही करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए दल के प्रत्याशी की घोषणा की गई और मोहन उपाध्याय को विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार चुना गया। वहीं केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार का कहना है कि उत्तराखंड में बने हुए 21 साल हो गए हैं और इतने वर्षों से पहाड़ और सल्ट विधानसभा के लिए कोई भी विकास नहीं किया गया। ना ही भाजपा और ना ही कांग्रेस, दोनों ने ही दल कभी अपनी पार्टी की तरफ से केंद्रित नहीं है। इस बार यूकेडी वहाँ जबरदस्त तरीके से लड़ रही है और पूरी जनता चाहती है कि एक तीसरी ताकत जो है यूकेडी के नाम से वो यहाँ पर आए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस पिछले 20 साल में वहाँ कोई काम नहीं कर पाए। 20 साल 10 साल एक विधायक रहे, 10 साल दूसरे विधायक रहे, उनने अपना विकास तो जरूर किया लेकिन पहाड़ का विकास नहीं किया। मैं परसों भी वहाँ घूम के आया, पूरे इलाके में 2 बार अभी मैं पूरे विधानसभा का निरीक्षण करके वहाँ लोगों से मिला हूँ, लेकिन जितनी परेशानी वहाँ लोगों को है मैं समझता हूँ कि उतनी परेशानी और कोई जगह नहीं होगी। तो चूँकि विधानसभा सल्ट में जो पूर्व प्रत्याशी रहे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो चाहे वो भाजपा के रहे हो, उनने अपने विकास किया। सब विकास के लिए आप देख लेंगे, उनके रिकॉर्ड देख लें कितना ही विकास किया, लेकिन पहाड़ के लिए, हमारे सल्ट विधानसभा के लिए उनने कोई काम नहीं किया। हम इस बार बड़े मजबूती के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है उसको आप विजय बनाए और हम एक नई दिशा, एक नई सोच वहाँ विधानसभा में देंगे। खबर देहरादून से है। हेलीकॉप्टर विवाद और गार्ड ऑफ ऑनर के मामले में उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने माफी मांग ली है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल मामले में किरकिरी होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने माना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने गलती मानते हुए कहा कि यात्रा का खर्च बीजेपी संगठन देगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मदन कौशिक ने कहा कि ऐसे ही उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा के साथ भी हुआ। वह भी मंत्री के साथ नैनीताल गई, लेकिन वहां से अचानक उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में जाना पड़ा। समय के अभाव से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दोनों ही मामलों में माफी मांगते हुए कहा कि दोनों यात्राओं का खर्च संगठन देगा।
पिछले दिनों दो घटनाएं अनफॉर्चुनेटली घटी हैं। एक घटना यह घटी कि मुझे वहाँ जो अपने दौरे पर जाना था बागेश्वर में, लेकिन जिन माननीय मंत्री जी को मेरे साथ जाना था, अचानक ही वो बाई कार चले गए और मुझे चूंकि समय था, समय होने के कारण थोड़ी विलंब ना हो और मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ गया। इसी प्रकार से जो हमारी प्रभारी थी रेखा वर्मा जी, उनको एक किसी कार्यक्रम में निमित्त जाना था और मंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो यहाँ से नैनीताल में जाने के बाद उनको भी जाने की आवश्यकता पड़ी, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। संन्यास परंपरा की श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में कड़ा फैसला लिया है। बैठक में ऐलान किया गया है कि अखाड़े के जो भी संत घर परिवार से रिश्ता रखते हुए होंगे या फिर गृहस्थ जीवन जी रहे होंगे, उन सभी पर कार्रवाई करते हुए अखाड़े से बाहर कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि संन्यास परंपरा में आने के बाद संत का पुनर्जन्म होता है और संत अपने परिवार, घर, माता पिता सभी की मोह माया त्याग देता है। इसलिए संत बनने के बाद दोबारा गृहस्थ जीवन में लौटना या फिर घर परिवार व अन्य परिवारजनों से रिश्ता रखना संन्यास परंपरा के खिलाफ है। निरंजनी अखाड़े के सभी संतों ने एक मत से ये फैसला किया है। ऐसा करने वाले संतों के खिलाफ जल्द ही अखाड़ा परिषद उन्हें बाहर करेगा। दिनांक 26 मार्च को प्रातः 9 बजे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सभी पंच परमेश्वर और सारे सचिवगण, मैं स्वयं उपस्थित था। हमारे मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारे सचिव रविंद्रपुरी जी, सचिव रामचंद्र जी, दिनेश गिरी जी, जो भी महंत काबारी यहाँ रहे, उपस्थित रहे, सभी के बीच में यह प्रस्ताव लाया गया। और इसी बीच आपको बंगाल से बड़ी खबर बता रहे हैं। मतदान से पहले गोलीबारी हुई है। आपको बड़ी खबर बंगाल से बता रहे हैं। हिंसक घटनाओं के बीच पहले दौर का मतदान जारी। 30 सीटों के लिए किया जा रहा है मतदान। टीएमसी और बीजेपी ने चुनाव में झोंकी है अपनी ताकत। बड़ी खबर आपको बंगाल से बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हुआ है हमला। आपको बता दें उस वक्त शुभेंदु अधिकारी उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी बंगाल से शांतनु बनर्जी जुड़े हुए हैं। शांतनु, सुबह से ही बंगाल में हिंसक प्रदर्शन चालू हो गया था। कल रात से बात अगर करें, वोटिंग से पहले ही हिंसक प्रदर्शन चालू हो गया था। पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता लगाए थे, और अब शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पे तोड़फोड़ की गई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है, फिलहाल पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव मतलब आज ही से शुरू होना है, तो सीधा तो सबका हम यही कहना चाहता है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का चुनाव तो आज ही तो नहीं है, इस विधानसभा नहीं है। हम लोग जो देखा है, मतलब कई सालों से पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा, ये तो लेकर पंचायत और लोकसभा चुनाव, किसी भी चुनाव के लिए अगर बात करें तो मतलब हिंसा, मतलब बड़े से बड़े हिंसा घटना और खबर सामने आते हैं। जैसे आप देखिएगा, सीधा शुभेंदु अधिकारी का जो भाई है, शुभेंदु अधिकारी का, मतलब उसका गाड़ी के ऊपर इतना ही तोड़फोड़ की, उसको भी मतलब बहुत से बहुत पिछड़ा की। ये पश्चिम बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों में काफी जो इलाका है, काफी क्षेत्रों का मतलब घटना किया है। और साथ साथ ये भी आपको हम कह रहे हैं, हम लोग जो देखा है कल रात से फिलहाल पश्चिम बंगाल में भारी से भारी मतलब भयानक जो मतलब फुटेज जो हमारे हाथ में आ रहा है, के न्यूज के दौरान हम दिखा रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का मतलब कई क्षेत्रों जैसे सालबोनी पर सुशांत घोष जो मतलब पहले जो सीपीएम का बड़े लीडर थे, उसके ऊपर भी हमला हुआ, उसको गाड़ी भी तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद ये भगवानपुर जो इलाका है, आपका पश्चिम मेदिनीपुर जिला की जो भगवानपुर इलाका है, भगवानपुर जो इलाका है, उससे खुद जो मतदानकारी उसको मतलब बीच सड़क पर रोकने का कोशिश कर रहे हैं और कई गुंडा लोग ने उनसे बांस से मतलब पिटाई करने का आरोप मतलब तृणमूल के ऊपर हो रहा है। साथ साथ आप देखिएगा, फिलहाल अभी 11 बजे तक सिर्फ 36 और 0.9% मतलब चुनाव हुआ है, क्योंकि आप देखिएगा पूरा बंगाल का जो मतलब आज जो सीरीज जो मतलब केंद्रों का जो निर्वाचन शुरू हो गया, लेकिन निर्वाचन शुरू से पहले मतलब बंगाल से कई इलाका से भारी मतलब जो बवाल देखने के लिए मिल रहा है। और सीधा तौर से आप देखिएगा पश्चिम बंगाल का कई क्षेत्रों में मतलब अभी जो भारी से भारी मतलब
जो हमला का और मतलब एक से एक का ऊपर मतलब आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो यही भी दिखाए थे कि काल पश्चिम बंगाल का जो तृणमूल पार्टी ऑफिस बांकुड़ा क्षेत्र का, वहीं पर खुद तृणमूल पार्टी ऑफिस के अंदर मतलब बम बांधने का, बम बनाने का काम चल रहा था। वहीं पर मतलब भारी से भारी कम से कम 4 बम का ब्लास्टिंग हुआ था। कई लोग गंभीर रूप से घायल। जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी ने अपनी ताकत झोंक दी और ये बंगाल में होता आया है, चाहे वो लेफ्ट की सरकार रही हो, जब ममता बनर्जी ने चुनाव जीता था उस तरीके से भी अगर देखा जाए तो लगातार वहां पर ये हिंसक प्रदर्शन चुनाव होते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु आपका। तो बड़ी खबर आपको बंगाल से बता रहे थे, जहां मतदान से पहले गोलीबाजी हुई है, बमबाजी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।